नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जौहर एग्जाम में स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे और अपना तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग भाषा पर डिस्कस करते हैं। समझे, भाषा से आप लोगों का सिलेबस में दिया हुआ एक टॉपिक है भाषा। तो आप लोग भाषा से एक या दो क्वेश्चन फिक्स है दो दोस्तों एग्जाम में आने के लिए। समझे, तो चलिए आज हम लोग भाषा पर डिस्कस करते हैं। समझे कि भाषा परिवार कितने हैं, कितना भाषा बोली जाती है। समझे, वो हिंदी तमिल सब भाषा के बारे में भी जानेंगे और कितना प्रतिशत बोली जाती है। समझे, कौन सी बड़ा भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है, सबसे कम बोली जाती है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों वीडियो में। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट में देखिए दोस्तों, भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों एवं वाक्यों का समूह है दोस्तों, जिसके द्वारा मन की बात जा सकता है। समझे, भाषा के माध्यम से ही मन की बात बताई जा सकती है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे, दुनिया भर में बोली जाने वाली करीब 7,000 भाषाओं लगभग है। समझे कि 7,000, दुनिया भर में 7,000 भाषाओं लगभग बोली जाती है दोस्तों, जिसमें 10 भाषा परिवार है दोस्तों। कितने दा है? 10 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है। समझे, 7,000 को। अब आता है इन 10 भाषा परिवारों में ऐसा है जो 4 भाषा परिवार मुख्यतः भारत में ही बोला जाता है दोस्तों। समझे, हिंद आर्य भाषा समूह है, द्रविड़ भाषा समूह है, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह है, चीनी तिब्बती भाषा समूह है। समझे, तो ये 4 हो गया दोस्तों। तो हाल ही के वर्षों में दोस्तों, जैसे अडमानी भाषा परिवार है ना, इसकी खोज हुई थी। तो इस तरह मिला के 5 भाषा परिवार हो गई है अभी तक दोस्तों। समझे, कितने हो गए हैं? 5 हो गए हैं अभी तक। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पांचों भाषा परिवार के बारे में डिस्कस करते हैं, जानते हैं इन पांचों भाषा परिवारों में कौन कौन सी लैंग्वेज है, कितने प्रतिशत बोली जाती है। समझिए, देखिए हिंद आर्य भाषा परिवार है दोस्तों, द्रविड़ भाषा परिवार है, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार है, चीनी तिब्बती भाषा परिवार है, अडमानी भाषा परिवार है। समझे, तो इस तरह 5 है दोस्तों भारत के प्रमुख भाषा परिवार, जिसमें कितना है? 5 है। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है कि भारत में प्रमुख भाषा परिवार कितने हैं दोस्तों? कितने हैं? 5 है। समझे, कौन कौन सा है? द्रविड़ हिंद आर्य भाषा है, द्रविड़ आर्य भाषा है, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा है, चीनी तिब्बती और अडमानी भाषा परिवार है। तो अब देखिए हिंद आर्य भाषा में कौन कौन सी लैंग्वेज है। देखिए इसमें क्या है? हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, मराठी है, नेपाली है, बांग्ला और गुजराती है, कश्मीरी इत्यादि है। इसमें और भी लैंग्वेज ऐड है दोस्तों। समझे, तो जो यहाँ जो हिंदी, संस्कृत, उर्दू, मराठी, नेपाली, बांग्ला, गुजराती, कश्मीरी, ये सब किसमें आता है दोस्तों? हिंद आर्य भाषा समूह में। समझे, अब देखिए कि हिंद आर्य भाषा समूह ये जो लैंग्वेज है वो कितने प्रतिशत बोली जाती है दोस्तों भारत में? 76.87% बोली जाती है। समझे, जो हिंदी, संस्कृत, उर्दू, मराठी है ना, ये सब मिलकर 76.87% बोली जाती है दोस्तों भारत में। अब आते हैं द्रविड़ भाषा परिवार पर। समझे, अब द्रविड़ भाषा परिवार में देखिए दोस्तों, इसमें कौन सी भाषा है दोस्तों? तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़, मलयालम आदि ये सब है। मतलब इसमें और भी लैंग्वेज है। तमिल द्रविड़ भाषा परिवार में देखिए कितने प्रतिशत बोली जाती है दोस्तों? इसमें 22.82% बोली जाती है दोस्तों। ये कितना? 20.82% बोली जाती है। समझे, अब आता है एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार दोस्तों। क्या? एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। इसमें देखिए कौन सी लैंग्वेज आता है दोस्तों? संथाली, हो, खड़िया, ये सब आता है ना, जो जनजाति मामले में आता है, जो लैंग्वेज वो एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में आता है दोस्तों। समझे, तो ये कितने प्रतिशत बोलने वाली संख्या है? 1.11% है दोस्तों भारत में। समझे, एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। अब जान लीजिए जो एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार है ना, सबसे जाने वाली भाषा कौन सी है दोस्तों? संथाली भाषा है। कौन सा है? संथाली। ये भी इम्पोर्टेंट है। समझे, जो एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में सबसे ज़्यादा संथाली भाषा बोली जाती है दोस्तों। अब देखिए इसमें कि हिंद आर्य भाषा सबसे बड़ी आर्य भाषा है दोस्तों।
उसके बाद दूसरा द्रविड़ आर्य भाषा आ जाती है, दूसरा स्थान पे है। तो आप याद रख लीजिए कि ये सबसे ज़्यादा हिंद आर्य भाषा परिवार की समूह है दोस्तों, लैंग्वेज उसमें। उसके बाद द्रविड़ भाषा परिवार की है दोस्तों, समझे। अब आता है चीनी तिब्बती परिवार भाषा, चीनी तिब्बती भाषा परिवार। इसमें देखिए लैंग्वेज कौन कौन सा है दोस्तों, नागा है, मिजोरम है, मैनीपुरी है, तमांग है, दफला है आदि। ये सब क्या है, चीनी तिब्बती के परिवार के अंतर्गत आता है सर दोस्तों ये लैंग्वेज। अब देखिए दोस्तों, ये कितने प्रतिशत बोली जाता है, 1.0% ये चीनी तिब्बती भाषा बोली जाती है। अब आता है एक नया भाषा परिवार की खोज हुई थी, देखिए हाल ही में। तो ये इसमें कौन सा लैंग्वेज है दोस्तों, ग्रेट अडमानी, ओंग और जरवा। ये सब क्या है, अडमानी भाषा परिवार में ये सब भाषाएं हैं। कौन है, ग्रेट अडमानी, ओंग, जरवा इत्यादि सब है किसमें दोस्तों, अडमानी भाषा परिवार में दोस्तों। तो इस भाषा परिवार के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य देखते हैं दोस्तों, चलिए। अब देखिए, अब इसमें देखिए क्वेश्चन यहाँ कहाँ से आ सकता है, समझे, क्वेश्चन इसी से आ सकता है, समझे, ये पोर्शन से। ये प्रतिशत पूछने की चांस नहीं है दोस्तों, ये जो प्रतिशत है ये पूछने की चांस ये सब नहीं है। आपको एग्जाम में यहाँ से पूछेगा दोस्तों, समझिए। जैसे बोल देगा, दे देगा क्वेश्चन में कि तमिल, तमिल जो है कौन सी भाषा परिवार की समूह से है, हिंद आर्य भाषा समूह, द्रविड़ भाषा समूह, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से, चीनी तिब्बती भाषा परिवार से। तो इसका राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तो कौन सा है, जो तमिल द्रविड़ भाषा परिवार से। तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट, ऑप्शन इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। जैसे हो गया मिजो, मिजो है जो भाषा है जो किस भाषा परिवार में आता है, क्वेश्चन ऐसा पूछ देगा। तो आपको दे देगा ऑप्शन में अडमानी भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार, हिंद आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार। तो आप लोग को मालूम ना होगा तो आप लोग जरूर टिक लगाइएगा दोस्तों, क्यों, किस में रहता है, चीनी तिब्बती भाषा परिवार है में है मिजोरम, समझे। मिजो भाषा जो है, मिजो भाषा चीनी तिब्बती परिवार में है। तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है दोस्तों, ये पोर्शन से, समझे। अब आते हैं इसके बारे में कुछ प्रमुख तथ्य देखते हैं दोस्तों, भाषा परिवार के बारे में। चलिए देखते हैं प्रमुख तथ्य दोस्तों। देखिए, अडमा अडमानी भाषा परिवार की खोज कुछ पूर्व प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी प्रो अविंता अब्बी द्वारा खोजी गई थी दोस्तों। जो अडमानी भाषा परिवार है ना, उसकी खोज, समझे। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट पर, हिंद आर्य भाषा है जो हिंद आर्य भाषा है ना परिवार, जो भारत में प्रयुक्त होने वाले सबसे भाषाई परिवार है दोस्तों, सबसे बड़ा भाषाई परिवार है। जबकि द्रविड़ भाषा परिवार है, ये दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार में है दोस्तों, समझे। अब आता है संथाली, संथाली ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार है ना, उसमें जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ी भाषा है दोस्तों, कौन, संथाली है। चीनी तिब्बती भाषा परिवार मुख्यतः उत्तर पूर्वी भारत में बोली जाती है दोस्तों। जो चीनी तिब्बती है ना भाषा परिवार दोस्तों, वो किधर बोली जाती है, उत्तर पूर्वी भारत के उत्तर पूर्वी भाग में बोली जाती है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं दोस्तों। अब देखिए, चीनी तिब्बती है भाषा परिवार में बोलने वालों की संख्या भारत में केवल 1% है दोस्तों, सही में 1% है, समझे। इसके बावजूद भी इस परिवार के सदस्य भाषाओं की सर्वाधिक है, समझे। मतलब इसमें भी भाषा अधिक है, समझे, भाषा सदस्य बहुत अधिक है। इसमें कितने भाषाएं हैं दोस्तों, आंकड़े के अनुसार 66 भाषाएं बोली जाती है। किसमें, चीनी तिब्बती में भाषा परिवार में कितने भाषाएं बोली जाती है, इसमें 66 भाषा बोली जाती है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब देखिए इस पॉइंट में, भारत में भाषाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी सर्वप्रथम 1961 ईस्वी की जनगणना में एकत्रित की गई थी दोस्तों, समझे। कि 1961 ईस्वी में है ना जनगणना हुई थी 1961 ईस्वी में, उसमें भाषाओं को संबंध विस्तृत जानकारी मिली थी दोस्तों सर्वप्रथम। अब नेक्स्ट पॉइंट पर देखिए दोस्तों, 1971 ईस्वी की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार भारत में
कुल 1652 मातृभाषा दोस्तों, 1652 मातृभाषा तथा 187 भाषा थी, समझे। जो इंडिया में 1971 ईस्वी में 1652 मातृभाषा थी दोस्तों, तथा 187 भाषाएं थी। इन भाषाओं में देखिए, इन 187 भाषाओं में से 94 भाषा 10,000 से भी कम लोग द्वारा बोली जाती थी। जो 94,000 भाषा थी ना दोस्तों, वो 10,000 आदमियों से कम बोली जाती थी ये भाषा, तथा ये सिर्फ 33 भाषाएं ऐसी थी जिनके बोलने वाले की संख्या 1 लाख से अधिक थी। जो 33 भाषाएं थी ना दोस्तों, वो 1 लाख जनसंख्या वाले लोगों से अधिक थी, समझे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। भारत में 97% जनसंख्या सिर्फ 73 भाषाएं नहीं 23 भाषाएं ही बोली जाती है दोस्तों। कितने? 23 भाषाएं ही बोली जाती है। जो समझे कि 97% जनसंख्या सिर्फ ना 23 भाषाएं ही बोलती है। इन 23 भाषाओं में दोस्तों कि 22 भाषाओं को भारत की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है दोस्तों, यह रखा गया है, समझे। नेक्स्ट पॉइंट पे अब देखिए दोस्तों, अब हुआ था एक संविधान संशोधन 21वीं, जो 1977 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। 1967 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। तो ये एक 21वीं संविधान संशोधन जो 1967 ईस्वी में सिंधी को जोड़ा गया था दोस्तों, समझे। अब आता है 71वें संविधान संशोधन, जिसमें 1992 ईस्वी में हुआ था। ये इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया था दोस्तों, कोनकी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया था, समझे। अब आता है 2003 में जो 92वें संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों। उसमें 4 लैंग्वेज को जोड़ा गया था। कौन सा? बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली, ये चारों भाषा को जोड़ा गया। तो ये सब भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों। यहाँ से जैसे सी में एक तो क्वेश्चन पूछा गया था, समझे, इस पोर्शन से कि बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ये 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, समझे। तो अब आता 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था इस दोस्तों बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली को। इस प्रकार 8वीं अनुसूची में कितने कुल 22 भाषाएं हो गई है दोस्तों। कितने हो गई है? 22 भाषाएं। अब आते हैं जो प्रदेश भाषाओं में हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है और समझने वाली संख्या सर्वाधिक है दोस्तों। जरूर है, हिंदी सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा है दोस्तों, समझे। इस कारण हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, समझे। मान्यता प्रदान की है दोस्तों, हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। अब संविधान के 343 एक आर्टिकल है, जिसमें 1 के अनुसार संघ की भाषा हिंदी है दोस्तों, और इसकी लिपि क्या है? देवनागरी है। क्या है लिपि? हिंदी की लिपि देवनागरी है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए, संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाही में अंग्रेजी का प्रयोग होगा। कि अनुच्छेद 348 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, समझे, में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बोला गया है कि वहाँ भी जितना भी कार्यकाल होगा, वहाँ जितना भी कार्य होगा, उसमें 300 आर्टिकल 48 के तहत उसमें अंग्रेजी से ही होगा, ना कि हिंदी से। अभी सुप्रीम कोर्ट और उच्च हाई कोर्ट में अंग्रेजी से ही काम चलता है दोस्तों, समझे। अब आता है संविधान का अनुच्छेद 300 नहीं, संविधान के अनुच्छेद 29 में देखिए, अल्पसंख्यकों की भाषा की रक्षा का अधिकार राष्ट्रपति को प्रदान है दोस्तों। किसको है? राष्ट्रपति को प्रदान है दोस्तों। कौन सा आर्टिकल? अनुच्छेद 29 में।
अब देखते हैं दोस्तों भारतीय भाषा है और उनके बोलने वाले की प्रतिशत दोस्तों देखते हैं। जैसे हिंदी है, हिंदी कितना प्रतिशत बोला जाता है दोस्तों? 43.63% बोला जाता है दोस्तों, समझे। अब आता है बांग्ला, भारत में कितना बोला? 8.30% बोला जाता है दोस्तों बांग्ला। अब तेलुगु, समझे, तेलुगु कितना बोला जाता है दोस्तों? 6.70% बोला जाता है दोस्तों। अब आता है मराठी, मराठी कितना बोला जाता है दोस्तों? 6.86% बोला जाता है दोस्तों, समझे। तमिल कितना? 5.70% बोला जाता है दोस्तों, समझे। इस तरह आप ये पांचों को याद रख सकते हैं दोस्तों, ये पांचों हैं इम्पोर्टेंट है, समझे। इस पांचों को आप याद रख सकते हैं कि डाटा को कितने प्रतिशत बोला जाता है, कि क्वेश्चन बनने की यहाँ से भी संभावना है, क्योंकि पूछा गया था कि बांग्ला भाषा है जो भारत में कितने स्थान पर बोला जाता है दोस्तों? तो ये दूसरा स्थान में बोला जाता है। अब पहला में कौन सा सबसे ज़्यादा बोला जाता है दोस्तों? हिंदी। और दूसरा में सबसे ज़्यादा कौन सा बोला जाता है? बांग्ला बोला जाता है। तो आप लोग इसीलिए 5 तक जरूर याद रखिएगा, समझे। इसे भी क्वेश्चन बना बोल देगा। जैसे तब मराठी है, मराठी भारत में बोलने वाली कितने नंबर पर भाषा है? तो कितने पर है दोस्तों? ये 4 नंबर पर है, समझे। तो आप 5 तक तो जरूर याद रखिएगा, समझे। अब देखिए उर्दू, उर्दू कितने प्रतिशत बोला जाता है दोस्तों? 4.114% बोला जाता है दोस्तों, समझे। अब गुजराती कितने प्रतिशत बोला जाता है दोस्तों? 5 पॉइंट नहीं सॉरी 4.58% बोला जाता है दोस्तों। कन्नड़, कन्नड़ कितने प्रतिशत बोला जाता है दोस्तों? 3.61% बोला जाता है। मलयालम कितने प्रतिशत बोला जाता है दोस्तों? तो 2.88% बोला जाता है दोस्तों। अब उड़िया कितना प्रतिशत बोला जाता है दोस्तों? 3.10% बोला जाता है, समझे। ये सब इम्पोर्टेंट, इतना प्रतिशत में डाटा नहीं है दोस्तों। आप लोग को पांचों वहाँ बताया था, वो सब इम्पोर्टेंट है। आप लोग बस इसको ऐसे ही देख लीजिएगा, समझे। अब देखिए पंजाबी, पंजाबी है, इसमें 2.74% बोला जाता है दोस्तों, समझे। असमिया, इसमें 1.55% बोला जाता है दोस्तों। अब आता है सिंधी, सिंधी कितने प्रतिशत भारत में बोली जाती है दोस्तों? 0.22% बोली जाती है। अब देखिए नेपाली दोस्तों, नेपाली कितने प्रतिशत बोली जाती है दोस्तों? 0.25% बोली जाती है दोस्तों। कौन की कितनी प्रतिशत बोली जाती है? 0.21% बोला जाता है, समझे। कौन की कितने प्रतिशत? 0.21% बोला जाता है दोस्तों। अब मणिपुर की बात करते हैं, मणिपुर 0.15% बोली जाती है दोस्तों। अब संस्कृत जो सबसे कम बोली जाती है दोस्तों, कितना है? 0.01% बोली जाती है। तो आप लोग ये डाटा को जरूर याद रखिएगा, समझे। एक दो इम्पोर्टेंट है, जैसे हिंदी हो गया, तमिल होगा, मराठी होगा, बांग्ला हुआ, तेलुगु होगा, ये सबको आप प्रतिशत का डाटा को जरूर याद रखिएगा, समझे। कहा कि क्वेश्चन पूछ देगा जैसे सी। तो चलिए आज हम लोग फिर से भारत की प्रमुख भाषाएं को देखते हैं दोस्तों, हिंदी संस्कृत के बारे में, समझे। कुछ कुछ डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जैसे 97% जनसंख्या 23 भाषाओं को बोली जाती थी ना, तो 23 भाषाओं को हम लोग जानते हैं दोस्तों, समझे। 23 भाषाओं कौन कौन सी है, कौन उसके बारे में डिटेल से जानते हैं। कहाँ की क्वेश्चन पूछ देगा। 23 भाषाओं जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं और एक भाषा है, उसको जरूर क्वेश्चन यहाँ से भी बनने की क्वेश्चन प्रबल संभावना है दोस्तों, समझे। तो चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं दोस्तों, समझे। फर्स्ट में हम लोग हिंदी पर आते हैं दोस्तों। कौन सा? हिंदी। देखिए हिंदी में ये उत्तर पूर्वी, ये उत्तर भारत में मैदानी क्षेत्र में मुख्य रूप से बोली जाने वाली तथा संपूर्ण भारत में समझी जाने वाली हिंदी भारतीय आर्य भाषा परिवार की प्रमुख भाषा है दोस्तों। सही में ये क्या है? भारतीय आर्य भाषा परिवार की प्रमुख भाषा है दोस्तों, ये याद रखिएगा। ये शुरू में ही पढ़े थे। हिंदी को भारत की राजभाषा प्रदान किया गया है दोस्तों, समझे। हिंदी जो भाषा है, जो भारत में राजभाषा के रूप में दर्जा हुआ, कि राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं, किसमें हुआ दर्ज?
राजभाषा के रूप में दर्ज हुआ है दोस्तों ये। अब आता है हिंदी। हिंदी भाषा लिपि देवनागरी है दोस्तों। जो हिंदी भाषा है लिपि क्या है? देवनागरी है। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ब्रज, अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, मैथिली आदि हिंदी का प्रमुख बोलियां हैं दोस्तों। जो देखिए हिंदी के प्रमुख बोली कौन सा? ब्रज, अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, मैथिली, ये सब हिंदी के क्या है? प्रमुख भाषा है दोस्तों। साधारण बोलचाल की भाषा में जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है क्या बोलते हैं उसके दोस्तों? खड़ी बोली बोली जाती है। क्या बोला जाता है? खड़ी बोली बोला जाता है। नेक्स्ट भाषा पर अब आता है संस्कृत भाषा। समझे? संस्कृत भाषा ये सबसे पुराना प्राचीन भाषा है दोस्तों। ये समझे सबसे प्राचीन है। जो भारतीय आर्य भाषा संस्कृत के आधार पर है। ये भी क्या है? भारतीय आर्य भाषा से है दोस्तों, जो संस्कृत के आधार है। समझे? ये हिंद आर्य भाषा समूह में आता है संस्कृत। समझे? संस्कृत को भारतीय आर्य भाषाओं को जननी कहा जाता है दोस्तों। जो भारतीय आर्य भाषा है ना, उसमें संस्कृत को उसका जननी कहा जाता है दोस्तों। समझे? ये इंपॉर्टेंट है ये पोर्शन। समझे? इसमें ये अब आता है संस्कृत साहित्य में प्राचीनतम प्रमाण वेद, जिसका रचना काल 1500 से 800 से ईस्वी के मध्य में माना जाता है दोस्तों। समझे? स्वतंत्र भारत में संस्कृत भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है, लेकिन यह राज्य की राजभाषा नहीं है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है ये लाइन दोस्तों। संस्कृत भाषा अपने प्रारंभिक समय से ही उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत में समान रूप से बोली जाने वाली जाती रही है दोस्तों। ये कौन सा? संस्कृत लैंग्वेज। देखिए संस्कृत लैंग्वेज है, किसी स्टेट के राजभाषा नहीं है दोस्तों। समझे? ये कितने प्रतिशत बोला जाता है? 0.001% बोला जाता है संस्कृत दोस्तों। इसीलिए किसी स्टेट का ये अभी तक राजभाषा नहीं है दोस्तों। जबकि तमिल, हिंदी, मलयालम, मराठी ये सब है दोस्तों किसी स्टेट के राजभाषा, मगर संस्कृत एक ऐसा लैंग्वेज है जो किसी स्टेट की राजभाषा नहीं है दोस्तों। अब आता है नेक्स्ट भाषा पर। अब बांग्ला। देखिए यह मुख्यतः पश्चिम बंगाल राज्य में बोली जाने वाली भाषा है दोस्तों। समझे? यह मुख्यतः कहाँ बोली जाती है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में बोली जाती है। बांग्लादेश की भाषा बांग्ला है दोस्तों। समझे? जो बांग्लादेश की भाषा ना दोस्तों क्या है? ये बांग्ला। अब लगभग 1000 के आसपास बांग्ला को एक पृथक भाषा के रूप में पहचान प्राप्त हुई है दोस्तों। किसको? 1000 बांग्ला भाषा को। बंगाल साहित्य की शुरुआत देखिए 11वीं-12वीं सदी में लिखे तीनों गीतों में मानी जाती है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्ला भाषा को विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये बांग्ला भाषा के बारे में था दोस्तों। समझे? ये रविन्द्रनाथ टैगोर है ना जो बांग्ला भाषा में प्रमुख भूमिका निभाए थे। और यहाँ से इम्पोर्टेंट ये है पोर्शन हो गया दोस्तों ये दोनों। समझे? यह मुख्यतः पश्चिम बंगाल में ही बोली जाती है और बांग्लादेश की भाषा बांग्ला ही है दोस्तों। समझे? अब नेक्स्ट भाषा पर देखिए अब तमिल भाषा के पर डिस्कस करते हैं दोस्तों। देखिए संस्कृत के समान ही तमिल भाषा भारत की प्राचीनतम एवं समृद्ध भाषा मानी जाती है दोस्तों। ये भी सही है दोस्तों। सबसे तमिल संस्कृत के समान ही जो तमिल भाषा है जो भारत में प्राचीनतम भाषा बोली मानी जाती है दोस्तों इसको। समझे? अब आता है तमिल भाषा जो है तमिल जो द्रविड़ परिवार में आता है दोस्तों। ये द्रविड़ परिवार में ये सबसे पुरानी भाषा है दोस्तों। जो तमिल है द्रविड़ परिवार में से सबसे पुरानी भाषा है। समझे? अब आता है तमिल का प्राचीनतम ग्रंथ क्या है दोस्तों? तोल काप्यम है जो एक क्या है? तमिल व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? तमिल एक व्याकरण ग्रंथ है। तमिल साहित्य की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? संगम साहित्य कहा जाता है। मध्यकाल में कम्बन तमिल के प्रसिद्ध कवि उनके रचना कम्बन रामायण रामकथा पर आधारित है दोस्तों। किस पर आधारित है? रामकथा पर आधारित है रामायण की। तमिल भाषा मुख्यतः तमिल राज्य में ही बोली जाती है दोस्तों। देखिए ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझे। जो तमिल भाषा मुख्य रूप से तमिल राज्य में ही बोली जाती है। अब नेक्स्ट भाषा पर आते हैं। अब आता है तेलुगु। देखिए, तेलुगु भाषा जो आंध्र प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है दोस्तों, समझे। जो संस्कृत में सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा से है, समझे। जो तेलुगु भाषा है किसमें ये है दोस्तों, द्रविड़ भाषा समूह से है, समझे। नट्य भट्ट नन्य भट्ट को तेलुगु का आदि कवि कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है दोस्तों, नन्य भट्ट को, समझे। इम्पोर्टेंट उतना नहीं है ये, इम्पोर्टेंट इसमें तेलुगु भाषा ये है इम्पोर्टेंट दोस्तों, समझे। अब आता है 16वीं शताब्दी में राजा कृष्णदेव राय के शासन में तेलुगु साहित्य को अपने स्वर्ण युग में पहुंच गया था दोस्तों, समझे। ये तेलुगु साहित्य में कृष्णदेव राय कृत अमुक्त मलयादा को एक तेलुगु महाकाव्य माना जाता है दोस्तों, समझे। कृष्ण देवराय को दरबार में तेलुगु का 8 श्रेष्ठ कवि दिग्गज कहा जाता था दोस्तों। किसको, कृष्ण देवराय के दरबार के में तेलुगु के 8 श्रेष्ठ कवि को अष्ट दिग्गज कहा जाता था दोस्तों। जो कृष्ण देवराय के दरबार में जो 8 था ना कवि, उनको क्या बोला जाता, अष्ट दिग्गज कहा जाता था दोस्तों। अब नेक्स्ट लैंग्वेज पर अब आता है मलयालम। कौन सा लैंग्वेज है, मलयालम। मलयालम भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोला जाता है दोस्तों, केरल राज्य में बोला जाता है। कहाँ, केरल में। मलयालम भाषा की उत्पत्ति तमिल तथा आदि मलयालम से मानी जाती है दोस्तों, समझे। इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट। अब आता है इसकी लिपि। प्राचीनतम मलयालम को चैतन्यमिल कहा जाता है दोस्तों। जो प्राचीन मलयालम को क्या कहता है दोस्तों, चेतन मिल कहा जाता है। जो तमिल पद रचना तथा शब्दकोश के गहरे रूप से प्रभावित है। बाद में मलयालम ननपुत्री अधिकारियों के से प्रभावित संस्कृत प्रधान होकर अपने नए मौलिक स्वरूप में उभर कर प्रकट हुई है दोस्तों, मलयालम भाषा। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अब आता है कन्नड़ में, समझे। यह मुख्यतः कहाँ बोला जाता है दोस्तों, कर्नाटक राज्य में बोला जाता है कन्नड़, समझे। कन्नड़ भाषा प्रारंभ से ही तमिल से अधिक निकट थी दोस्तों, परंतु धीरे धीरे इस पर संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया दोस्तों कन्नड़ में। नेक्स्ट, इस भाषा का प्रारंभिक स्वरूप 6ठी शताब्दी में शिलालेखों को देखने को मिलता है दोस्तों। किसमें, 6ठी और 7वीं शताब्दी में शिलालेखों में देखने को मिलता है। कौन, कन्नड़ भाषा। अब कन्नड़ भाषा प्रथम साहित्य निपतुंक द्वारा रचित कवि राजमार्ग को माना जाता है दोस्तों। किसको माना जाता है, कविराज मार्ग को माना जाता है। कविराज के रचना का राष्ट्रकुश राजा अमोघ वर्ष है दोस्तों। कौन है, कविराज मार्ग का रचनाकार राष्ट्रकुश किसको माना जाता है दोस्तों, अमोघ वर्ष को माना जाता है, अमोघ वर्ष को। अब आता है नेक्स्ट, मराठी पर आते हैं। मराठी में देखते हैं दोस्तों। यह मुख्यतः कहाँ बोला जाता है दोस्तों, महाराष्ट्र में बोला जाता है ये मराठी भाषा। मराठी भाषा का आविर्भाव व संस्कृत से निकली महाराष्ट्रीय प्राकृतिक और महाराष्ट्रीय आभरण से माना जाता है दोस्तों मराठी भाषा को, समझे। नाथपंथ के योगी मुकुंदराज को मराठी का आद्य ग्रंथकार होने का सम्मान प्राप्त हुआ दोस्तों। किसको हुआ, नाथ पंथ योगी को मुकुंदराज को मराठी का आद्य ग्रंथकार होने का सम्मान प्राप्त हुआ है दोस्तों। मराठी भाषा की प्रथम उल्लेखनीय कृति क्या है, मुकुंद राज की विवेक सिंधु को माना जाता है दोस्तों। देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है दोस्तों पॉइंट, ये है, समझे। ये एग्जाम से उतना पूछने की चांस नहीं है, समझे। मगर एक देख लीजिएगा एक बार, बाय द क्वेश्चन पूछ दिया तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होइएगा, समझे। नेक्स्ट, अब आता कौन की, समझे। यह मुख्यतः कोनक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है दोस्तों। जो कौन की है
भाषा है ये कौन की, जो मुख्यतः किसे बोला जाता है, कोनक क्षेत्र में दोस्तों, समझे। कोनक क्षेत्र जैसे गोवा के आसपास ये भाषा बोली जाती है दोस्तों। भाषा की दृष्टि से यह मराठी और हिंदी से काफी निकट दर्शाती है दोस्तों। कौन की भाषा। अब आता है कौन की भाषा की लिपि क्या है दोस्तों, देवनागरी है। क्या है, कौन की भाषा की लिपि देवनागरी है। इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, समझे। सत्तरवीं शताब्दी में काफी संख्या में ईसाई साहित्य कौन की भाषा में ही लिखे गए थे दोस्तों। देखिए, जो 17वीं शताब्दी में काफ़ी संख्या में जो ईसाई का साहित्य थे ना, उनको कौन की भाषा में लिखे गए थे। अब यह गोवा उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है कौन की भाषा। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था दोस्तों, जैसे सेम कि जो कौन की भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे ऑप्शन दे दिया था महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, समझे, पश्चिम बंगाल। तो आप लोग को मालूम रहेगा तब ना ऑप्शन टिक करिएगा। तो ये ज़रूरी है कि आप लोग जानकारी रखिएगा, समझे, कि कौन की भाषा कहाँ की है दोस्तों। ये गोवा की है। कहाँ की है, गोवा के आसपास के क्षेत्र में, समझे। अब आते हैं नेक्स्ट गुजराती पर। अब आता है गुजराती भाषा। यह मुख्यतः कहाँ बोली जाती है दोस्तों, गुजरात में बोल जाते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, समझे। गुजराती भाषा का विकास गुर्जर अपभ्रंश से एक बोली से हुआ है दोस्तों, समझे। ये 12वीं शताब्दी में गुजराती भाषा एक अलग पहचान बनी थी दोस्तों। 12वीं शताब्दी में गुजराती भाषा एक अलग भाषा की पहचान मिली थी दोस्तों। अब आता है इस विकास के प्रारंभिक चरणों में इस पर जैन का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है दोस्तों। जो गुजराती भाषा है इसमें जैन का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है दोस्तों। अब आता है 15वीं शताब्दी के मध्य तक भक्ति आंदोलन के अंतर्गत इस भाषा में साहित्यकारों के लिए प्रेरणा स्रोत की भूमिका निभाई है दोस्तों। जो 15वीं शताब्दी के मध्य था ना दोस्तों, उसमें एक भक्ति आंदोलन के अंतर्गत भाषा साहित्य में जो कार्य हो रहा था उसमें ये प्रेरणा का स्रोत भूमिका निभाई थी। कौन, गुजराती भाषा दोस्तों। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट पे। अब उड़िया लैंग्वेज में आते हैं दोस्तों। किसमें, उड़िया लैंग्वेज। देखिए, उड़िया लैंग्वेज कहाँ बोला जाता है दोस्तों, ये बोली जाती है कहाँ, उड़िया लैंग्वेज उड़ीसा में बोली जाती है मुख्य रूप से दोस्तों। कहाँ बोली जाती है, ये उड़ीसा में बोली जाती है सब दोस्तों, समझा। तो जो उड़िया या संस्कृत से ही अत्यधिक प्रभावित भाषा मानी जाती है दोस्तों। किसे मानी जाती है दोस्तों, संस्कृत से ही अत्यधिक प्रभावित भाषा मानी जाती है दोस्तों। जो उड़िया भाषा की उत्पत्ति 9वीं शताब्दी में हुई थी, लेकिन स्तरीय साहित्य रचनाएं 14वीं शताब्दी में रचित होनी हो गई थी दोस्तों, प्रारंभ हुई थी, समझे। नेक्स्ट पॉइंट पे, 14वीं शताब्दी में सरला दास द्वारा लिखित महाभारत में उड़िया रूप में से उड़िया साहित्य के रूप में एक निश्चित स्वरूप प्रदान किया था दोस्तों, समझे। राधानंद राय को आधुनिक उड़िया कविता का जनक माना जाता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट पे, समझे। ये तीनों पॉइंट उड़ीसा लैंग्वेज के लिए, जो उड़िया लैंग्वेज है उसके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, राधानंद राय को आधुनिक उड़िया कविता का जनक माना जाता है दोस्तों, समझे। नेक्स्ट लैंग्वेज में आते हैं दोस्तों। अब आता है सिंधी लैंग्वेज, समझे। यह सिंध प्रदेश या माने पाकिस्तान में बोला जाता है दोस्तों, बोली जाने वाली भाषा कौन है, सिंधी भाषा। वर्तमान में यह भारत में सिंधी भाषा लोग कच्छ, मुंबई, अजमेर, दिल्ली आदि में निवास करते हैं दोस्तों। कौन, सिंधी भाषा के लोग, समझे। कहाँ, कच्छ मतलब गुजरात में, मुंबई, अजमेर, दिल्ली आदि में निवास करते हैं दोस्तों। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसे 1863 ईस्वी में सिंधी भाषा को अपनी एक
कोई लिपि नहीं थी दोस्तों। जो 1863 ईस्वी तक सिंधी भाषा की कोई लिपि नहीं थी दोस्तों। बाद में यह उसने अरबी अक्षर अपनाए थे। कौन? अरबी अक्षर सिंधी भाषा ने। अब आता सिंधी की प्रारंभिक कविता में 14वीं शताब्दी में मानी गई है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, सिंधी भाषा को प्राचीनतम संकेत भात मुनि नाट्य शास्त्र में मिलता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है ये लाइन दोस्तों। और ये देखिए, अब कादी कदाम को सिंधी भाषा का पहला उल्लेखनीय कवि माना जाता है दोस्तों। किसको माना जाता है दोस्तों? कादी कदान को, जो सिंधी भाषा है ना का पहला उल्लेखनीय कवि माना जाता है दोस्तों। किसको? कादी कदान को, जो फर्स्ट कवि माना जाता है दोस्तों, कादी कदान को सिंधी भाषा के लिए। नेक्स्ट भाषा में आता है दोस्तों मणिपुरी। देखिए, यह मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है दोस्तों? मणिपुर में बोली जाती है। इंपॉर्टेंट है ये भी। यह चीनी तिब्बती वर्मा भात के साथ बोलियों का एक मिश्रित रूप है दोस्तों। समझे? मणिपुरी भाषा की अपनी एक लिपि है। इसका लोक साहित्य अत्यंत समृद्ध है दोस्तों। मणिपुरी भाषा का इतिहास 33 ईसा पूर्व से ही मिलना प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। कब से? 33 ईसा से ही मिलना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन इसका आधुनिक रूप से 20वीं शताब्दी में आकर विकसित हुआ है दोस्तों। कौन? मणिपुरी लैंग्वेज हुई थी। कौन सा है? शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में आकर विकसित हुई है। नेक्स्ट लैंग्वेज में देखिए, असमिया लैंग्वेज में आते हैं। देखिए, भाषा से आप लोग का ना 1-2 क्वेश्चन जरूर रहेगा दोस्तों। समझे? इसमें आप लोग को हर एग्जाम जैसे का देखे हैं, उसमें एक भाषा से क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन जरूर ही रहता है। तो आप लोग भाषा को डिटेल से पढ़िएगा। समझे? कि 8वीं अनुसूची की भाषा में कौन कौन से उसमें लिपि है, कौन सा स्टेट में बोली जाती है भाषा। समझे? ये सब इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कौन सी लिपि है वो लैंग्वेज का। समझे? तो आप लोग को भाषा से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। समझे? और अपने तैयारी को पकड़ के रखिए दोस्तों। ये नहीं ढीला कर दे, कभी भी एग्जाम हो सकता है। समझे? चलिए असमिया लैंग्वेज पर डिस्कस करते हैं। यह मुख्य रूप से असम में बोली जाने वाली भाषा है दोस्तों। कहाँ बोली जाने वाली भाषा है दोस्तों? असम में। असमिया भाषा की उत्पत्ति 7वीं शताब्दी में मानी जाती है दोस्तों। इसकी उत्पत्ति कब मानी जाती है दोस्तों? 7वीं शताब्दी में मानी जाती है। अब 13वीं शताब्दी में आकर असमिया भाषा साहित्य भाषा के रूप में विकसित हुई दोस्तों। समझे? 13वीं शताब्दी में शंकर देव को असमिया का वही सम्मान प्राप्त हुआ जो हिंदी के तुलसीदास को हुआ। जो हिंदी में तुलसीदास को सम्मान मिला था ना दोस्तों, उसी तरह शंकर देव को असमिया लैंग्वेज में भी उनको भी सम्मान मिला। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये लाइन के लिए असमिया से ये दोनों इम्पोर्टेंट है। समझे? अब आता शंकर देव की कीर्तन घोष की तुलना रामचरितमानस से की जाती है दोस्तों। समझे? किससे की जाती है दोस्तों? रामचरितमानस से की जाती है। असमिया की लिपि देखिए, बांग्ला और मैथिली के समान नगरी लिपि के पूर्व से विकसित हुई है दोस्तों। किस लिपि से दोस्तों? नगरी लिपि से पूर्वी रूप से विकसित हुई है दोस्तों। इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये लाइन। समझे? जो असमिया लैंग्वेज की लिपि क्या है? नगरी लिपि। समझे? कि पूर्वी के रूप से विकसित हुई है। अब आता है नेक्स्ट लैंग्वेज पर। अब कश्मीरी। देखिए, कश्मीरी भाषा में भाषा है दोस्तों। यह मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर राज्य में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है कश्मीरी भाषा? समझे? कश्मीरी भाषा की उत्पत्ति कब हुई थी? 10वीं शताब्दी के अपभ्रंश में से हुई थी दोस्तों। समझे? कश्मीरी भाषा के सर्वप्रथम कविता की रचना 11वीं सदी के अभिनव गुप्तकृत तंत्रसार के विकसित रूप में हुआ था दोस्तों। कश्मीरी भाषा। समझे? पंजाबी, यह मुख्यतः पंजाब में बोली जाने वाली भाषा है दोस्तों। यह जो है पंजाबी भाषा कहाँ बोली जाती है दोस्तों? पंजाब में ही बोली जाती है। पंजाबी भाषा का विकास
सोर्स यानी अपभ्रंश हुआ दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट है ये दोनों लाइन दोस्तों, कि पंजाबी भाषा जो कहाँ से विकास हुई है दोस्तों, सोर्स यानी अपभ्रंश से हुई है अभी। पंजाब में गुरुमुखी लिपि तथा पाकिस्तान में उर्दू मुखी लिपि पूछा गया था दोस्तों। ये तीनों पॉइंट पंजाबी लैंग्वेज से इम्पोर्टेंट है दोस्तों, समझे। क्योंकि जेसीसी में भारत में पंजाबी भाषा को गुरुमुखी लिपि ये पूछा गया था दोस्तों, एक क्वेश्चन, समझे। अब आते हैं नेक्स्ट इसी पॉइंट में पंजाबी भाषा के बारे में। अब इसी में देखो, पंजाबी भाषा आधुनिक युग में 1800 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है दोस्तों। कब से? 1800 ईसा पूर्व से। ईसाई मिशनरियों द्वारा लुधियाना में प्रिंटिंग प्रेस लगाए जाने से आधुनिक पंजाबी भाषा, पंजाबी साहित्य प्रारंभ हुई दोस्तों, समझे। कि बोल रहा है ये पॉइंट कि पंजाबी भाषा जो 1800 आधुनिक युग में प्रारंभ हुआ था दोस्तों, ये पहले, समझे। अब आता है लुधियाना। लुधियाना में प्रिंटिंग प्रेस लाने जाने के कारण आधुनिक पंजाबी भाषा की साहित्य प्रारंभ हुआ दोस्तों। और किसके द्वारा हुआ था दोस्तों? ये ईसाई मिशनरियों के द्वारा हुआ था। अब डोगरी को देखते हैं। डोगरी जो कहाँ बोला जाता है दोस्तों? ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में बोला जाता है, समझे। इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, ये दोनों। हिमाचल तो डोगरी हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर राज्य में बोली जाती है दोस्तों। देखिए, तो डोगरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जेसीसी में इसका क्वेश्चन पूछा गया था। डोगरी लैंग्वेज कि डोगरी लैंग्वेज की किस स्टेट में या किस क्षेत्र में बोला जाता है दोस्तों, ये समझे। डोगरी को पंजाबी का एक रूप माना जाता है दोस्तों, समझे। कि डोगरी जो लैंग्वेज है एक पंजाबी का ही एक रूप माना जाता है डोगरी लैंग्वेज को। अब आता है बोडो। बोडो कहाँ बोला जाता है दोस्तों? असम, उससे पूर्वोत्तर राज्य में बोली जाने वाली भाषा है दोस्तों। कौन? बोडो और असम में। अब जाते हैं संथाली। संथाली कहाँ बोला जाता है दोस्तों? ये बिहार झारखंड राज्य में संथाल जनजाति द्वारा बोली जाती है दोस्तों। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, समझे। ये बोडो में कहाँ बोला जाता है? असम और उसके पूर्वोत्तर राज्य में बोली जाती है दोस्तों। संथाली भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि झारखंड का एग्जाम हो रहा तो जरूर ये पूछेगा, समझे। क्योंकि इसमें बिहार संथाली किस स्टेट में बोला जाता है दोस्तों? तो बिहार और झारखंड राज्य में बोला जाता है दोस्तों। और किस जनजाति द्वारा बोला जाता है दोस्तों? तो ये संथाल जनजाति द्वारा बोली जाती है ये भाषा, संथाली। अब आता है मैथिली। मैथिली कहाँ बोला जाता है दोस्तों? ये बिहार राज्य में मिथिलांचल क्षेत्र में बोली जाती है दोस्तों, समझे, मैथिली भाषा। अब आता है उर्दू भाषा। उर्दू भाषा का विकास हिंदी की खड़ी बोली भाषा से माना जाता है दोस्तों। किसे माना जाता है दोस्तों? खड़ी बोली से माना जाता है। उर्दू भाषा का प्रारंभ से रेख्ता, दक्कनी तथा हिंदवी कहा गया है दोस्तों। इसे 20वीं शताब्दी के आरंभ में हिंदुस्तानी कहा जाने लगा है दोस्तों, समझे। इस भाषा का जनक अमीर खुसरो हैं दोस्तों। ये भी इम्पोर्टेंट रखिएगा दोस्तों, समझे। कि उर्दू भाषा का लैंग्वेज का जनक कौन है दोस्तों? अमीर खुसरो है। क्योंकि ये पूछा गया था जेसीसी में दोस्तों कि उर्दू भाषा का जनक किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, आफ्ताब हुसैन अली को उर्दू को आधुनिक आंदोलन का जनक माना जाता है दोस्तों। जो आफ्ताब हुसैन है ना, को उर्दू को आधुनिक आंदोलन का जनक माना जाता है दोस्तों। अब आता है नेपाली लैंग्वेज पर आते हैं। देखिए नेपाली लैंग्वेज, देखिए नेपाली पहाड़ पर पूर्वी रूप से या गोर गोर गोरखाली नामक से भी जाना जाता है दोस्तों। जो नेपाली जो लैंग्वेज है ना दोस्तों, ये कौन सा नाम से और जाना जाता है? तो गोरखाली नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। नेपाली भारतीय आर्य भाषा परिवार की से है दोस्तों, समझे। कि किससे है? ये नेपाली भाषा जो है किसे? भारतीय आर्य भाषा परिवार के समूह से। अब नेपाल के क्षेत्र में खस लोगों को बहुलता के कारण खस
कुरा या खासों की भाषा भी कहा जाता है दोस्तों। किसको? नेपाली भाषा को। नेपाली भाषा मुख्यतः नेपाल के क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि भारत में नेपाली भाषा कहाँ बोली जाती है? सिक्किम में बोली जाती है दोस्तों। देखिए, असम में, मेघालय तथा पश्चिम बंगाल में, यह गोरखालैंड में बोली जाती है। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये लाइन, समझे कि कहाँ कहाँ बोली जाती है इंडिया में? सिक्किम में, असम में, मेघालय में, पश्चिम बंगाल और गोरखालैंड में बोली जाती है कौन सा? नेपाली लैंग्वेज। अब आते हैं नेपाली भाषा का प्राचीनतम नमूना। 1543 ईस्वी में एक ताम्रपत्र से मिलता है दोस्तों। कहाँ से मिलता है? 1543 ईस्वी में एक ताम्रपत्र से मिलता है नेपाली भाषा। अब आता है राजस्थानी भाषा। ये कहाँ बोला जाता है दोस्तों? राजस्थानी भाषा यह बोली जाती है कहाँ? राजस्थान में, समझे। इसका आदिकाल 1050 से 1450, मध्यकाल में 1450 से 1850 में, आधुनिक काल 1850 से अब तक माना जाता है दोस्तों, समझे। इसका आदिकाल जो है 1050 से 1450 के मध्य में काल में 14 से 50 से 1850 के आधुनिक काल 1850 से अब तक माना जाता है दोस्तों। इस भाषा जहाँ युद्ध विषयक साहित्य की प्रचुरता है दोस्तों, प्रचुरता है क्योंकि वही पौराणिक एवं भक्ति साहित्य का भी इसमें सृजन हुआ है, समझे। आदिकाल में जैन साहित्य का सृजन का इस भाषा से में खूब हुआ है दोस्तों। जो आदिकाल में जैन साहित्य का सृजन हुआ था ना, इसमें इस भाषा का खूब हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब आते हैं हम भारत में शास्त्रीय भाषा को देखते हैं दोस्तों। भारत में शास्त्रीय भाषा भी कितने हैं? 6 हैं दोस्तों, समझे। कितने? 6 हैं। तो ये कौन कौन सी है दोस्तों शास्त्रीय भाषा? तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम, उड़ीसा है, ये सभी है, समझे, शास्त्रीय भाषाएं हैं। जो तमिल को कब जोड़ा गया था दोस्तों? ये 2004 ईस्वी में जोड़ा गया था, दर्जा दिया गया था शास्त्रीय भाषा के दर्जा के रूप में। अब संस्कृत के 2005 में दर्जा दिया गया था, और 2008 में तेलुगु को, 2008 में कन्नड़ को, और मलयालम को 2013 में। अब उड़ीया को तो 2014 में इसको शास्त्रीय दर्जा दिया गया था दोस्तों। तो इस तरह हम लोग आज भाषा पर डिस्कस किए हैं दोस्तों, कि आप लोग भाषा से एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा दोस्तों, समझे। आप जरूर इसको देख लीजिएगा, अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, सब एक भी भाषा से क्वेश्चन आप लोग को छूटने की चांस नहीं है दोस्तों। तो थैंक यू, आप लोग अच्छे से अब भाषा को देखिए और तैयारी कीजिए। अब प्रैक्टिस सेट भी इसका देंगे, समझे, इसका MCQ भी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए।